आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। प्यारे दोस्तों, हम मौर्य साम्राज्य का अध्ययन कर रहे हैं, मौर्य काल का अध्ययन कर रहे हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा की है और चंद्रगुप्त मौर्य का जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे बिंदुसार। तो आज की वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार का अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सम्राट अशोक। तो दोस्तों, हम चंद्रगुप्त मौर्य का अध्ययन कर रहे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो जानकारी है, अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग जानकारियाँ मिलती हैं। कोई इन्हें शूद्र बताता है, कोई क्षत्रिय बताता है, कोई निम्न कुल से संबंधित बताता है। प्लूटारक, जस्टिन, स्ट्रेबो आदि के माध्यम से इनके बारे में जानकारी मिलती है। और इन्होंने सैनिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तक्षशिला में। और चाणक्य की सहायता से ये मगध का शासक बनेगा। कहाँ का शासक बनेगा? मगध पर। यद्यपि इन्होंने सबसे पहले मगध पर आक्रमण किया, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली थी। इसके पश्चात इन्होंने पंजाब क्षेत्र से जो यूनानियों का अधिकार था उसे ख़त्म किया, अर्थात यूनानियों को वहाँ से निकाला गया। इसके पश्चात अगर हम सीरियल से बात करें, मैंने पहले इससे पहले वाले वीडियो में आपको सेल्यूकस के साथ जो युद्ध था वो पहले बता दिया था। यद्यपि अगर हम सीरियल से बात करें तो उसके बाद आपका टॉपिक आता है नंद वंश का अंत, मगध विजय अथवा नंद वंश का अंत। ये दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन मैंने उस दिन आपको पहले बता दिया था। आप देख लेना, उसको आगे पीछे लिख लेना, जैसे भी आप एडजस्ट करो, लेकिन हमें पढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं मगध विजय और नंद वंश का अंत। हमारा बिंदु है मगध विजय, मगध विजय अथवा नंद वंश का अंत। देखिए दोस्तों, मगध विजय अथवा नंद वंश का अंत, ये घटना 322 BC की है, 322 ईसा पूर्व। देखिए, घनानंद इस समय नंद वंश का शासक कौन था? घनानंद। और ये जो घनानंद है अतुल धन संपत्ति, अतुल धन संपत्ति एवं सैन्य संसाधनों का स्वामी था। सैन्य संसाधनों का स्वामी था। तो इसके पास अत्यधिक धन संपत्ति थी और सैन्य संसाधनों से भरपूर था, लेकिन वह जनता में लोकप्रिय नहीं था। जो घनानंद था वो अपनी जनता में लोकप्रिय नहीं था, क्योंकि एक बार इन्होंने चाणक्य को भी दरबार में अपमानित किया था। भरे दरबार में चाणक्य को अपमानित किया, जनता में भी लोकप्रिय नहीं था। तो ये जो घनानंद है, घनानंद ने भरे दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था। चाणक्य को अपमानित किया था और चाणक्य ने नंद वंश को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली थी। चाणक्य ने नंद वंश को समूल नष्ट करने की
प्रतिज्ञा ली। तो देखिए दोस्तों, नंद वंश का शासक कौन है? घनानंद। नंद वंश का शासक कौन है? घनानंद। और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। घनानंद की राजधानी, घनानंद की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। घनानंद की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने व पर्वतक, हमने बात की थी पर्वतक के बारे में, हिमालय क्षेत्र का राजा था। पर्वतक की संयुक्त सेना ने नंद वंश की राजधानी, नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। पाटलिपुत्र पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। और परिमिलिंदपनों से इस युद्ध की जानकारी मिलती है। मिलिंद पन्हों से युद्ध की जानकारी मिलती है। तो घनानंद कौन से वंश का शासक है? ये नंद वंश का शासक है। ये अपनी अतुल धन संपत्ति और सैन्य संसाधनों का स्वामी था, जनता में अलोकप्रिय था। एक बार घनानंद ने भरे दरबार में चाणक्य को अपमानित भी कर दिया था। चाणक्य ने नंद वंश को समूल रूप से नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली। घनानंद की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य और पर्वतक की संयुक्त सेना ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मिलिंदपनों से। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? मिलिंदपनों से। इसके पश्चात देखिए, घनानंद व उसका सेनापति भद्दसाल पराजित हुए। घनानंद और उसका सेनापति भद्दसाल पराजित हो गए। घनानंद व उसका सेनापति भद्दसाल पराजित हो गए। तो घनानंद का सेनापति कौन था? भद्दसाल। ये भी इनके साथ पराजित हुआ। घनानंद इस युद्ध में पराजित हो जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका युद्ध में ही वध कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। जैसे देखिए, एक इनका जो अमात्य था सक्टार, जैसे अपन यही बात करें, घनानंद का अमात्य अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के साथ था। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ था इसका अमात्य, जिसका नाम क्या है? सक्टार या सक्टाल। ये ध्यान रखना है, ये जो अमात्य है, अमात्य का नाम क्या है? सक्टाल या सक्टार। ये किसके साथ था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ था। और इस युद्ध में घनानंद पराजित हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 ईसा पूर्व में मगध पर अधिकार कर लिया गया और उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसके पश्चात देखिए, महावंश टीका के अनुसार, महावंश टीका के अनुसार घनानंद का वध कर दिया गया। महावंश टीका के अनुसार घनानंद का वध कर दिया गया और 322 ईसा पूर्व में
चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर अधिकार किया। 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो मौर्य वंश की जो स्थापना है वो स्थापना कब हुई? 322 ईसा पूर्व में। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र को। इसकी राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। तो नंद राजा घनानंद की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनी राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया। तो मगध विजय और नंद वंश का अंत। मगध विजय और नंद वंश का अंत। इसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत पर भी आक्रमण किया था या पश्चिमी भारत पर अधिकार किया था। तो अपन नोट करेंगे, रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है वो इसके बारे में जानकारी देता है। 2-3 लाइनें हैं, इनको भी आप साथ साथ देख लीजिए। पश्चिमी भारत की विजय, पश्चिमी भारत की विजय। देखिए दोस्तों, पश्चिमी भारत की विजय, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत पर भी अधिकार किया था, इसकी जानकारी हमें कौन से अभिलेख से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ये शक शासक रुद्रदामन का अभिलेख है। ये किसने उत्कीर्ण करवाया था? शक शासक रुद्रदामन। शक शासक जिसका नाम क्या है? रुद्रदामन। और ये जो रुद्रदामन है ये कार्टमक वंश का शासक था। कार्टमक वंश। वंश कौन सा है इसका? कार्टमक। वंश कौन सा है? कार्टमक। तो जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। पहले हम जूनागढ़ अभिलेख के बारे में देखें। ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ये 150 एडी का अभिलेख है। ईसा पूर्व एडी का सॉरी ईस्वी 50 ईस्वी का अभिलेख है। और इसकी भाषा क्या है? संस्कृत। भाषा क्या है इस अभिलेख की? संस्कृत। तो संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख, ध्यान रखना एग्जाम में आया हुआ है, संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख। संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख कौन सा माना जाता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये चंपू शैली में लिखा गया। इसकी शैली कौन सी है? चंपू शैली, यानी गद्य व पद्य। ये गद्य और पद्य में लिखा गया है। अब इस जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, देखिए इससे क्या था, एक तो इस अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त मौर्य व सम्राट अशोक की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। अभी हम बात करेंगे कि जूनागढ़ अभिलेख से हमें और क्या जानकारी मिलती है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। और इस समय चंद्रगुप्त मौर्य का सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर हुआ करता था पुष्यगुप्त वैश्य। कौन हुआ करता था? पुष्यगुप्त वैश्य। उसके द्वारा यहाँ सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। देखिए
तो देखिए दोस्तों, हम पश्चिमी भारत की विजय का अध्ययन कर रहे हैं। पश्चिमी भारत की विजय, चंद्रगुप्त मौर्य पश्चिमी भारत की विजय। तो इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, गिरनार अभिलेख से। तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। अभी हमने चर्चा की है जूनागढ़ अभिलेख से इसकी हमें जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत पर अधिकार किया था। चंद्रगुप्त ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत पर अधिकार किया था। अभी जो सौराष्ट्र प्रांत है गुजरात, सौराष्ट्र का गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य को बनाया गया। ध्यान रखना है, सौराष्ट्र का गवर्नर अथवा राज्यपाल, यहाँ का गवर्नर या राज्यपाल बनाया गया था पुष्यगुप्त वैश्य। और इस पुष्यगुप्त वैश्य ने यहाँ सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। इस पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो सुदर्शन झील कहाँ है? सौराष्ट्र, गुजरात में। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर का नाम क्या है? पुष्यगुप्त वैश्य। इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और ध्यान रखना है, नोट सम्राट अशोक के राज्यपाल तुसास्प ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था। इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण। और ये जो झील है, इस झील से संबंधित शासक कौन कौन से हैं, ये और ध्यान रखना है आपको। नोट नंबर 1, सुदर्शन झील से संबंधित शासक। खैर हम आगे और चर्चा करेंगे इसके बारे में। सुदर्शन झील से संबंधित शासक, सुदर्शन झील से संबंधित कौन कौन से शासक हैं? देखिए, जैसे एक हो जाएंगे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर 2 अशोक, नंबर 3 रुद्रदामन, और नंबर 4 होगा आपका स्कंदगुप्त। ये आगे पढ़ेंगे, गुप्त काल में आएगा स्कंदगुप्त। ये शासक हैं जिनका कौन सी झील से संबंध है? सुदर्शन। ये यहाँ कोई बांध का निर्माण करवाता है, कोई पुनर्निर्माण करवाता है, आगे चर्चा करेंगे अपन। तो पश्चिमी भारत की विजय की जानकारी हमें कौन से अभिलेख से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। किसने? सौराष्ट्र प्रांत, सौराष्ट्र क्षेत्र पर अधिकार किया। और यहाँ का गवर्नर किसे बनाया गया था? पुष्यगुप्त को। पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। और अशोक के समय यहाँ का गवर्नर कौन था? तुसास्प। इसने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। इसके पश्चात हम बात करें दक्षिण भारत की विजय। ये अंतिम बिंदु है दोस्तों, दक्षिण भारत की विजय।
दक्षिण भारत की विजय। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी अधिकार किया था। देखिए इसकी जानकारी एक तो अशोक के अभिलेखों से मिलती है, अशोक के अभिलेख, नंबर 2 जैन ग्रंथ, और नंबर 3 संगम साहित्य। अगर हम संगम साहित्य की बात करें तो अहना नूर, मुरना नूर, अहना नूर और दूसरा है मुरना नूर। अहना नूर और मुरना नूर ये संगम साहित्य हैं। ये 2 ग्रंथ हैं संगम साहित्य के, इनसे जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों से जानकारी मिलती है और अशोक के अभिलेख से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर अधिकार किया था। तो परिशिष्ट पर्वन के अनुसार एक ग्रंथ है जैन ग्रंथ, देखिए परिशिष्ट पर्वन, ये ग्रंथ है जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन। इसके अनुसार चंद्रगुप्त ने अंतिम समय में, अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया। परिशिष्ट पर्वन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम 12 वर्षों में मगध में भीषण अकाल पड़ा था। मगध में भीषण अकाल पड़ा। यद्यपि उन्होंने अकाल से निपटने के लिए अकाल राहत कार्य भी चलाए, जिसकी जानकारी सोहगरा और महास्थान लेखों से मिलती है, सोहगरा और महास्थान। लेकिन जब अकाल राहत कार्य निष्प्रभावी हुए यानी सफल नहीं हो पाए तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन साधु भद्रभाऊ एवं अपने 12,000 अनुयायियों के साथ श्रवण बेलगोला जो मैसूर कर्नाटक में है वहाँ चले जाते हैं और चंद्र नामक पहाड़ी या चंद्रगिरी, चंद्र या चंद्रगिरी पहाड़ी पर संलेखना विधि के तहत उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। संलेखना विधि के तहत अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो इसके बारे में 2-4 लाइनें और हैं, उनको भी हम साथ साथ नोट कर लेते हैं। तो जैसे चंद्रगुप्त के समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। सोहगोरा व महास्थान लेखों से अकाल राहत कार्यों की जानकारी मिलती है, कार्यों की जानकारी मिलती है। इसके बारे में हमने सर्वप्रथम चर्चा भी की है, इनके बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन ये कार्य पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य जैन साधु भद्रबाहु व लगभग 12,000 अनुयायियों के साथ श्रवण बेलगोला जो कहाँ है आपका कर्नाटक में, यहाँ मस्ता महाभिषेक होता है, हमने जैन धर्म में चर्चा की थी। श्रवण बेलगोला चले गए। श्रवण बेलगोला जो कहाँ है कर्नाटक में, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य चले गए और
चंद्र अथवा चंद्रगिरी, चंद्र अथवा चंद्रगिरी पहाड़ी पर संलेखना, यानी इसमें अन्य जन का त्याग कर दिया जाता है, संलेखना विधि के तहत 298 ईसा पूर्व में शरीर का त्याग कर दिया। इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो कौन सी विधि के तहत इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया? संलेखना, क्योंकि ये जैन धर्म को अपना लेते हैं। इसकी जानकारी भी मिलती है कौन से ग्रंथ से? परिशिष्ट पर्वन से। एक ग्रंथ है महावंश, बौद्ध ग्रंथ है। महावंश के अनुसार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त को संपूर्ण जम्बू द्वीप, यानी भारत, जम्बू द्वीप का मतलब क्या है? भारत का शासक बना दिया था, का शासक बना दिया था। तो एक बार पुनः देखिए दोस्तों, पश्चिमी भारत पर अधिकार किया, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से, जो रुद्रदामन का है, शक शासक है, जो शक शासक है। इसके पश्चात दक्षिण भारत की विजय, इसकी जानकारी में कहाँ से मिलती है? जानकारी अशोक के अभिलेख, जैन ग्रंथ, संगम साहित्य, अहनानूर और मुरनानूर, अहनानूर और मुरनानूर। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म अपनाया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? परिशिष्ट पर्वन। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में कितने वर्षों का काल पड़ा? 12 वर्षों का। सोह गोरा व महास्थान जो लेख हैं, जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं, इन लेखों से अकाल राहत कार्यों की जानकारी मिलती है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। इसीलिए ये जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए। कर्नाटक मैसूर में है, और यहाँ चंद्र अथवा चंद्रगिरी पहाड़ी पर संलेखना विधि के तहत 298 ईसा पूर्व में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और महावंश के अनुसार चाणक्य ने चंद्रगुप्त को संपूर्ण जम्बू द्वीप का शासक बना दिया था। तो दोस्तों ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं, वो टॉपिक होगा आपका बिंदुसार। इसके बाद हम बात करते हैं बिंदुसार। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं बिंदुसार। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार। तो बिंदुसार ये 10 से 15 मिनट का चैप्टर है, इसे भी हम साथ साथ क्लियर कर लेते हैं। देख लीजिए बिंदुसार। तो बिंदुसार, इनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, पिता का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, और इनकी माता का नाम दुर्धरा। इनकी माता का नाम दुर्धरा, और इन माता का नाम जैन परंपरा के अनुसार है, जैन परंपरा के अनुसार, या जैन ग्रंथों के अनुसार, एक ही बात है। जैन ग्रंथों के अनुसार या जैन परंपरा के अनुसार इनकी माता का नाम क्या है? दुर्धरा। इसके पश्चात देखिए, वायु पुराण में इन्हें क्या कहा गया? मद्रसार या भद्रसार। वायु पुराण, इसके पश्चात यूनानी ग्रंथ, इसके पश्चात जैन ग्रंथ, और इसके पश्चात एक आता है आपका संस्कृत साहित्य। यानी अनेक नाम मिलते हैं इनके,
बिंदुसार के। देखिए वायु पुराण में इन्हें कहा गया भद्रसार या मद्रसार, भद्रसार अथवा मद्रसार। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया, भद्रसार या मद्रसार। यूनानी जो ग्रंथ हैं, यूनानी विद्वान हैं, वो इसे एमित्रोचेटस या एमित्रोकेटस, यूनानी स्रोत एमित्रोचेटस या एमित्रोकेटस, इसका अर्थ संस्कृत साहित्य के अनुसार ही माना जाता है अमित्रघात, लेकिन संस्कृत साहित्य में अमित्रघात दिया हुआ है। जैन जो साहित्य है या जैन जो ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथों में इन्हें कहा गया है सिंहसेन। बिंदुसार को जैन साहित्य में या जैन ग्रंथों में क्या बताया गया है, सिंहसेन, और संस्कृत साहित्य में बताया गया है अमित्रघात। संस्कृत साहित्य में क्या बताया गया, अमित्रघात। इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ये जो अमित्रघात है इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो सामान्य जानकारी है, बिंदुसार, पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, माता का नाम दुर्धरा। जैन परंपरा के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार, जैन साहित्य के अनुसार वायु पुराण में इन्हें भद्रसार या मद्रसार कहा गया। यूनानी ग्रंथों में एमित्रोचेटस या एमित्रोकेटस, जैन ग्रंथ सिंहसेन, और संस्कृत साहित्य में अमित्रघात, ये इसी का रूप है अमित्रघात। और अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, दिव्यावदान ग्रंथ के अनुसार, दिव्यावदान के अनुसार आपका बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है दिव्यावदान के अनुसार, देखिए इससे हमें क्या जानकारी मिलती है। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को तक्षशिला तथा अशोक को उज्जैन, अशोक को उज्जैनी का गवर्नर नियुक्त किया था। ये लो, तो दिव्यावदान के अनुसार में क्या जानकारी मिलती है कि बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को तो कहाँ का, तक्षशिला का, और अशोक को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया, उज्जैनी का गवर्नर नियुक्त किया। तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए, ध्यान रखना है। तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए। तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में कितनी बार विद्रोह हुए, 2 बार। देखिए नंबर 1, प्रथम बार अशोक को भेजा गया, इसने विद्रोह दबा दिया। नंबर 2, दूसरी बार सुसीम को भेजा गया, दूसरी बार सुसीम को भेजा गया। ऐसा उल्लेख मिलता है कि सुसीम विद्रोह को दबाने में असफल रहा, इसीलिए पुनः इस विद्रोह का दमन करने का श्रेय भी किसे दिया जाता है, अशोक को ही दिया जाता है। तो तक्षशिला में
बिंदुसार के समय 2 बार विद्रोह हुए। प्रथम बार विद्रोह दबाने कौन गया? अशोक, इसने विद्रोह को दबा दिया। दूसरी बार किसको भेजा गया? सुसीम को। ये विद्रोह को नहीं दबा पाया, इसलिए ऐसा उल्लेख मिलता है कि दूसरी बार फिर पुनः अशोक को भेजा गया और अशोक ने इस विद्रोह का दमन कर दिया था। इसी प्रकार अशोक ने नेपाल और स्वस्थ के विद्रोह का भी दमन किया था। ध्यान रखना है, नोट अशोक ने, क्योंकि अशोक इस समय कहाँ का राज्यपाल है? उज्जैनी का। अशोक ने स्वस, यूपी के आसपास का कोई क्षेत्र है, स्वस व नेपाल में विद्रोह का दमन किया था। अशोक ने कहाँ कहाँ विद्रोह का दमन किया? एक तो स्वस और एक है आपका नेपाल। यहाँ भी अशोक के द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया था। तो ये एक सामान्य जानकारी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तक्षशिला में कितनी बार विद्रोह हुए थे? 2 बार। तक्षशिला का राज्यपाल या गवर्नर किसे बनाया गया? उसके पुत्र सुसीम को। और उज्जैनी का राज्यपाल या गवर्नर किसे बनाया गया था? अशोक को। इसके पश्चात देखिए, सीरिया का एक शासक है एंटीयोकस प्रथम। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीयोकस प्रथम, सीरिया का एक शासक है जिसका नाम क्या था? एंटीयोकस प्रथम। एंटीयोकस प्रथम से 3 वस्तुओं की मांग की। ये लो, बिंदुसार ने सीरिया का शासक कौन है? एंटीयोकस प्रथम। एंटीयोकस प्रथम से 3 वस्तुओं की मांग की और 3 वस्तुओं की इसके द्वारा मांग की गई। इसका वर्णन एथेनियस करता है। इसका वर्णन कौन करता है? एथेनियस, विद्वान है यूनानी, जिसका नाम क्या है? एथेनियस। इसका वर्णन किसने किया है? एथेनियस ने। तो जो 3 वस्तुएं हैं, 3 वस्तुओं में जैसे नंबर 1 मीठी शराब, अंगूर से बनी हुई मीठी शराब। नंबर 2 सूखी अंजीर, मीठी शराब, सूखी अंजीर। और नंबर 3 दार्शनिक। ध्यान रखना है, बिंदुसार ने कहाँ का शासक है? ये सीरिया का शासक है। शासक का नाम क्या है? एंटीयोकस प्रथम। ये सेल्यूकस के पश्चात वहाँ का शासक बना था, वो नोट करेंगे बाद में। सेल्यूकस के पश्चात सीरिया का शासक बना था। तो इससे 3 वस्तुओं की मांग कर रहा है। इसका वर्णन भी करता है, कौन करता है? एथेनियस। तो इसने क्या कहा कि 3 वस्तुओं की मांग की? मीठी शराब जो अंगूर से निर्मित, सूखी अंजीर, और तीसरा है आपका दार्शनिक। तीसरा क्या है? दार्शनिक। तो एंटीयोकस ने कहा प्रथम 2 वस्तुएं भेज दी। प्रथम 2 वस्तुएं यानी मीठी शराब, सूखी अंजीर भेज दी। और इसने कहा, यानी एंटीयोकस ने कहा, यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय करना अपराध है। यानी हम दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं करते हैं, दार्शनिकों का
क्रय विक्रय नहीं करते हैं, कि यूनान दार्शनिकों के लिए प्रसिद्ध था। यूनान का जो क्षेत्र है, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, ये यूनानी दार्शनिक हैं, तो ये प्रसिद्ध था दार्शनिकों के लिए। लेकिन इसने यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक को नहीं भेजा। और एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। यानी दार्शनिक नहीं भेजा, क्या भेजा था? राजदूत भेजा, जिसका नाम क्या है? डायमेकस। राजदूत का नाम क्या है? डायमेकस। और ये क्या है? राजदूत है, दार्शनिक नहीं है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? स्ट्रेबो के माध्यम से मिलती है। इसकी जानकारी कौन देता है? स्ट्रेबो। तो 3 वस्तुओं की मांग कर रहे हैं, तो 2 वस्तुएं भेज दी गई, लेकिन दार्शनिक के लिए मना कर दिया गया। और एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत भेजा? एग्जाम में आया हुआ है, याद रखना है। इसका नाम क्या था? डायमेकस। दोस्तों अब 2 लाइनें और याद रखें इसी में साथ साथ नोट। ये जो आपका एंटियोकस प्रथम है, एंटियोकस प्रथम, ये सेल्यूकस के बाद शासक बनता है। तो सीरिया का शासक था, हमने बात की थी, सेल्यूकस, जो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होता है 305 ईसा पूर्व में। तो सेल्यूकस के बाद शासक कौन बना? एंटियोकस। सेल्यूकस ने किसको भेजा था? मेगास्थनीज को भेजा था। सेल्यूकस ने, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको भेजा था? सेल्यूकस को। तो नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, ये जो आपका डायमेकस है, डायमेकस ने किसका स्थान लिया? मेगास्थनीज का स्थान लिया। डायमेकस ने मेगास्थनीज का स्थान लिया। मेगास्थनीज का स्थान लिया। तो वहाँ सीरिया का शासक चेंज हो गया। सीरिया का शासक पहले, इससे पहले कौन था? सेल्यूकस। अब कौन बन गया? एंटियोकस। और यहाँ पहले राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। और अब राजदूत कौन है? डायमेकस। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुओं की मांग की थी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, जिस प्रकार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था, उसी प्रकार मिस्र का शासक था टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। देखिए, मिस्र का शासक है जिसका नाम है टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। मिस्र का एक शासक है जिसका नाम है टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। तो आपका जो एंटियोकस प्रथम है उसने तो डायमेकस नामक राजदूत भेजा, और जो मिस्र का शासक है टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, इसने डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा था। इसके पश्चात देखिए, एक ग्रंथ है आपका दिव्यावदान।
दिव्यावदान के अनुसार देखिए बिंदुसार के समय पाँच सौ सदस्यों की एक मंत्री परिषद थी। बिंदुसार के समय 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद थी और इस मंत्री परिषद का प्रधान इस मंत्री परिषद का जो प्रधान था उसका नाम था खल्लाटक। 500 सदस्यों की मंत्री परिषद थी। इसका उल्लेख कौन करता है? दिव्यावदान नामक ग्रंथ। और मंत्री परिषद का जो प्रधान था वो कौन था? खल्लाटक। इसके पश्चात देखिए बिंदुसार का प्रधानमंत्री, बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। देखो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का भी प्रधानमंत्री था। बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। और चाणक्य के पश्चात राधागुप्त, ध्यान रखना है, चाणक्य के पश्चात राधागुप्त प्रधानमंत्री बना। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का भी प्रधानमंत्री था, बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री रहा और चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री रहा, लेकिन चाणक्य के पश्चात बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन बना? राधागुप्त। ध्यान रखना है कौन बना? राधागुप्त। बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी था। यह आजीवक धर्म का अनुयायी था। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन से धर्म का अनुयायी था? आजीवक धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का? आजीवक। और आजीवक धर्म का एक प्रसिद्ध परिवारजक या साधु, आजीवक धर्म का परिव्राजक या साधु पिंगलवत्स, साधु का नाम है पिंगलवत्स, उसके दरबार में रहता था। आजीवक धर्म का अनुयायी था और इस आजीवक धर्म का एक परिवारजक या साधु जिसका नाम है पिंगलवत्स, ये किसके दरबार में रहता था? बिंदुसार के दरबार में रहता था। और दोस्तों ध्यान रखना, इस पिंगलवत्स ने ही इसने अशोक के शासक बनने की भविष्यवाणी की थी। शासक बनने की भविष्यवाणी की थी। क्योंकि अब हम आगे बात करेंगे, जैसे बिंदुसार है, बिंदुसार का जो समय है वो 273 ईसा पूर्व तक है, लेकिन बिंदुसार के बाद जो सम्राट अशोक है वो शासक बनेंगे। वो कब बनेंगे? 269 ईसा पूर्व में। तो 4 वर्ष का अंतर है, ऐसा माना जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 4 वर्षों का जो अंतर आएगा वो उत्तराधिकारी संघर्ष आएगा। उत्तराधिकारी संघर्ष आएगा, ऐसा माना जाता है कि अशोक 101 भाई थे ना, बिंदुसार के 101 पुत्र थे, इनमें उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। इसीलिए अशोक का जो राज्याभिषेक है वो कब होगा? 269 ईसा पूर्व। 4 वर्षों का अंतर है। तो पिंगल वत्स ने ही, पिंगल वत्स करो इसको, वस्त नहीं वत्स, पिंगल वत्स ने ही अशोक के शासक बनने की भविष्यवाणी की थी। तो दोस्तों ये था आपका बिंदुसार।
तो हमने मौर्य काल में 2 शासकों का अध्ययन कर लिया है, एक चंद्रगुप्त मौर्य, एक बिंदुसार, और एक मुख्य शासक आएंगे आपके अशोक, और उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी बचे हुए हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप निरंतर वीडियो देखते रहें और नोट्स बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।